हेलो बच्चों, आज हम जो इससे पहले टॉपिक पढ़ा चुके हैं ब्लड ग्रुप एंड इट्स डिटर्मिनेशन, उससे संबंधित ब्रीफ में बात करेंगे। उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, उसको आप सॉल्व करें, कमेंट करें। यदि कहीं आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो हमें कमेंट करके पूछें। तो जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ब्लड ग्रुप हमने बताया था ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताया था और इसमें बताया था कि प्रोटीन 2 प्रकार की पाई जाती, एंटीजन और एंटीबॉडीज। एंटीजन में हमने बताया था ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी और देयर इज नो एंटीबॉडीज। और ओ में एंटीजन कोई नहीं होता और एंटीबॉडीज ए बी। फिर साथ में बताया था कि ब्लड ग्रुप ए जो है 23.5% पाया जाता है और ब्लड ग्रुप बी के बारे में हमने बताया था कि ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ 34.5% दोनों पाए जाते हैं और सबसे कम 7.5 ब्लड ग्रुप ए बी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी ए बी ब्लड ग्रुप के बाद हमने आपको RH फैक्टर के बारे में बताया था कि ब्लड ग्रुप के साथ साथ प्लस माइनस का बड़ा महत्व है और प्लस माइनस इंडिकेट करता है RH फैक्टर को। इसी के संबंध में हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि यदि RH फैक्टर के आधार पर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ RH फैक्टर, तो ब्लड ग्रुप के 8 भाग हो जाएंगे, यानी ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। टोटल 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ RH फैक्टर। तो यहाँ पर हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सल डोनर इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिलोंग टू द ब्लड ग्रुप। पहला ऑप्शन है ए नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन है बी पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है ओ नेगेटिव और चौथा है ऑप्शन ओ पॉजिटिव। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रुधिर आदान या रुधिर किसी को जब चढ़ाया जाता है तो वहां पर इन चारों में से कौन सा ब्लड सभी व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है, हर रिसिपिएंट को कौन सा ब्लड चढ़ाया जा सकता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इस 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपका सही है। आप प्लीज कमेंट करें। यदि आपको कोई इसमें दिक्कत महसूस हो रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं बताएं, मैं आपको उसका समाधान बताऊंगा। फिर आज हम उसी के आगे हम बात करने जा रहे हैं RH फैक्टर। बेटा ये जो हम आज वीडियो बना रहे हैं ये थोड़ा डेप्थ में है, ये डिटेल में है, क्योंकि हम यहाँ पर नीट को भी ध्यान में रख रहे हैं, इंटर को भी ध्यान में रख रहे हैं और BSc वाले बच्चों को भी हम ध्यान में रख रहे हैं और जनरल लोगों के लिए भी हम ध्यान में रखते हुए ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम RH फैक्टर की बात करेंगे। RH फैक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन ब्लड। तो RH फैक्टर में हम बात करेंगे, तो पहले हम बात करेंगे RH फैक्टर, फिर इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। जब रुधिर चढ़ाते हैं तो इस RH फैक्टर का क्या महत्व है, और तीसरी बात करेंगे कि एक व्यक्ति से पेरेंट्स से के बच्चों में कैसे RH फैक्टर पहुंचता है, और चौथी बात करेंगे इस RH फैक्टर से कौन सी डिजीज होती है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस की बात करेंगे। अब RH फैक्टर की बात करेंगे तो जैसा कि आपको हमने इससे पहले बताया था कि लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1900 में। 1900 में लैंडस्टीनर ने चारों ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ए बी, ए बी और ओ। लेकिन लैंडस्टीनर के साथ वीनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 में ये RH फैक्टर की खोज की। 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। तो लैंडस्टीनर ने जब ब्लड ग्रुप की खोज की थी तो उन्हें इसी पर 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। और आप लोगों को मालूम है कि नोबेल प्राइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज होता है और ये एक स्वीडन के वैज्ञानिक हैं जिसे अल्फ्रेड नोबेल कहते हैं, उनकी यादगार में दिया गया, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, विज्ञान, साहित्य और कला तथा शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात कर रहे हैं RH फैक्टर। तो RH फैक्टर की खोज 1940 में 1940 में लैंडस्टीनर वेरन ने की थी और ये एक प्रकार का
एंटीजन होता है, जैसा कि आपने एंटीजन ए और एंटीजन बी ब्लड ग्रुप में पढ़ा है, वैसे भी आरएच फैक्टर भी एक प्रकार का एंटीजन है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आरएच एंटीजन में कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, जबकि आपने देखा होगा कि ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी की एंटीबॉडीज भी आपको मिली थी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। लेकिन यहाँ पर आरएच फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है, देयर इज नो एंटीबॉडीज इन द आरएच फैक्टर, ओनली एंटीजन आर प्रेजेंट in RH factor. So Landsteiner and Wiener discover presence of another antigen in the plasma membrane of RBC, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी की पाई जाती है, और ये भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आरबीसी में पाया जाएगा। तो लैंडस्टीनर एंड वीनर इन 1940 डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ द अनदर एंटीजन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इन रिहेसस मंकी। रिहेसस मंकी में एक बंदर में खोजा, रिहेसस बंदर में से खोजा गया, इसीलिए इसका नाम रिहेसस मंकी के आरएच को उठा करके इन्होंने आरएच फैक्टर नाम दे दिया। और ये इंडियंस में हमने बताया था जैसे पहले वीडियो में, ये 97% एबव 90% अप्रॉक्स 97% पाया जाता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर जिनमें पाया जाता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें आरएच नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं। अब बात आई इंपॉर्टेंस ऑफ आरएच फैक्टर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय आरएच फैक्टर का बड़ा रोल होता है, इसलिए जब भी आप लोग ब्लड टेस्ट कराते हो तो वहां ब्लड ग्रुप ए बी ओ नहीं बताया जाता, उसके साथ प्लस माइनस भी इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि आरएच फैक्टर का ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो ह्यूमन बॉडी डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडीज, यानी आरएच फैक्टर में जैसा कि अभी हमने बताया है कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है ऑफ आरएच फैक्टर। ह्यूमन ब्लड डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडीज ऑफ आरएच फैक्टर। हाउएवर इफ द ब्लड of RH positive donor is injected into the blood of RH negative recipient, यदि हम RH पॉजिटिव के डोनर यानी देने वाले के दाता के ब्लड को यदि हम ग्राही यानी लेने वाले के उसमें हम वो निगेटिव है, यानी दाता RH पॉजिटिव है, डोनर RH पॉजिटिव है, और जो रिसीव कर रहा है जो रिसिपिएंट है RH निगेटिव है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि रिसिपिएंट में RH एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, RH निगेटिव होता है, और एंटीजन वहां चूंकि पाया नहीं जाता है और RH पॉजिटिव की कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, इसलिए वहां पर क्या होगा कि जब RH पॉजिटिव का ब्लड रिसिपिएंट में जाएगा तो वहां पर क्या होता है कि RH पॉजिटिव के अगेंस्ट उसमें उस पेशेंट में एंटीबॉडीज डेवलप होने लगेंगी। लेकिन क्या होगा कि धीरे धीरे जब उसको दोबारा ब्लड चढ़ाया जाएगा तो एंटीबॉडीज की मात्रा जब बढ़ जाएंगी तो क्लम्पिंग या क्लॉटिंग हो जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि आरएच की कोई एंटीबॉडी लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी पेशेंट में यानी रिसिपिएंट में। तो कह सकते हो कि human blood does not contain any antibodies of the RH factor. However, if the blood of RH positive donor is injected into the blood of RH recipient in blood transfusion, RH factor antibodies form and gradually accumulate in blood of recipient. धीरे धीरे बढ़ेंगी, accumulate होगी। Consequently, any subsequent transfusion of RH blood to the same patient will cause clumping of donors RBCs in recipient blood, causing blockage of capillaries and death. एक बार में तो बहुत बड़ा असर नहीं आएगा, यदि RH पॉजिटिव का ब्लड RH निगेटिव को चढ़ा दिया जाएगा तो पहली बार एंटीबॉडीज की संख्या रिसिपिएंट की ज्यादा नहीं होगी कि खास दुष्प्रभाव डाल सके, लेकिन जब दोबारा उसी पेशेंट को RH पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया जाएगा RH निगेटिव को, तो एंटीबॉडीज की संख्या बढ़ जाएंगी और क्या होगा कि दोनों रिएक्ट हो जाएंगी, क्लम्पिंग हो जाएंगी, डोनर की आरबीसी रिसिपिएंट की बॉडी में जाकर के रिएक्शन करेंगी, जिसके कारण ब्लॉकेज हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज में और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ RH फैक्टर इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो RH फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आफ्टर दैट इनहेरिटेंस ऑफ RH फैक्टर। RH फैक्टर का इनहेरिटेंस की बात करें कैसे पहुंचता है पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो आपको बता दें कि हेरिडिटरी कंट्रोल होता है, ये हेरिडिटरी ट्रेड होता है। जैसे मेंडल लॉ में आपने पढ़ा होगा कि दो
एलीज या जीन्स ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 एलीज या जीन्स होते हैं। कैपिटल आर जो होता है इंडिकेट करता है डोमिनेंस जीन्स के लिए, और स्मॉल आर होता है रिसेसिव। RH फैक्टर जो RH पॉजिटिव व्यक्ति होता है उसमें प्रभावी जीन्स कैपिटल आर इज द प्रभावी, जैसे RH पॉजिटिव प्रभावी जीन्स के द्वारा होता है यानी कैपिटल आर के द्वारा, और जो स्मॉल आर होता है वो रिसेसिव होता है उसके द्वारा RH निगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, RH पॉजिटिव की बात करेंगे तो RH पॉजिटिव कैपिटल आर जीन्स के द्वारा भी RH पॉजिटिव होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर जीन्स के द्वारा भी RH पॉजिटिव होगा। यहाँ पर होमोजाइगस हो गया डोमिनेंट, यहाँ पर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन डोमिनेंट होगी कि कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है। तीसरी कंडीशन हो गई स्मॉल आर जो रिसेसिव कैरेक्टर है इसमें बनेगा RH निगेटिव, RH और स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर में RH पॉजिटिव, और कैपिटल आर कैपिटल आर में RH पॉजिटिव, कैपिटल आर स्मॉल आर में RH पॉजिटिव, स्मॉल आर के द्वारा RH निगेटिव बनेगा। तो दिस इज द इनहेरिटेंस ऑफ RH फैक्टर। अब RH फैक्टर से एक डिजीज होती है जिसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस क्या होता है कि दिस डिजीज कनेक्टेड विद RH फैक्टर इफ अकर्स इन द फीटस एंड कॉज इट डेथ इन द वूम। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, यदि किसी पुरुष की शादी ऐसी महिला से होती है जिस पुरुष का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और महिला का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है। अब ये दो बच्चे को कंसीव करता है, प्रेगनेंसी होती है या कंसीव करती है, तो चूंकि RH पॉजिटिव प्रभावी होता है तो फादर का ब्लड RH पॉजिटिव है और मदर का ब्लड यदि RH निगेटिव है तो बच्चा जो कंसीव करेगा वो भी RH पॉजिटिव होगा। तो जब बच्चा RH पॉजिटिव होगा तो बच्चे का ब्लड मां में सर्कुलेट करेगा, क्योंकि वो प्लेसेंटा के द्वारा मां के यूट्रस से लगा हुआ पाया जाता है और बच्चा जो न्यूट्रिशन ले रहा होता है वो मां के ब्लड से लेता है। तो जब बच्चा कंसीव होगा तब क्या होगा कि बच्चा RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि RH पॉजिटिव डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है RH निगेटिव का, और फादर RH पॉजिटिव है और मां RH निगेटिव है तो बच्चा भी RH पॉजिटिव होगा। तो RH पॉजिटिव होने के कारण बच्चे का ब्लड मां में जब सर्कुलेट करेगा तो क्या होगा कि मां में चूंकि इस एंटीजन नहीं पाए जाते, RH एंटीजन यदि RH पॉजिटिव नहीं है तो इसके अगेंस्ट मां में क्या होगा कि RH एंटीबॉडीज डेवलप होने लगेंगी। लेकिन पहले इशू में, पहले डिलीवरी में कोई ज्यादा प्रभाव बच्चे पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली डिलीवरी में मां के ब्लड में RH एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा नहीं डेवलप हो पाएंगी कि कोई हार्म या कोई नुकसान बच्चे को पहुंचाए। लेकिन जब फर्दर मां कंसीव करेगी तो फिर RH पॉजिटिव का बच्चा होगा, तब तक मां के ब्लड में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी होंगी, उसका एक्युमुलेट हो चुकी होंगी। दोबारा जब बच्चा कंसीव करेगा तो फिर क्या होगा कि एंटीबॉडीज मां के ब्लड में ज्यादा डेवलप हो चुकी होती हैं, और फिर जब वो बच्चे के ब्लड में आएगा तो क्या होगा कि बच्चा जो है, बच्चे के ब्लड जब एंटीबॉडीज जाएंगी मां की तो वहां पर क्या होगा, कैपिलरीज में बच्चे की ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। तो बच्चा या तो डिलीवरी के तुरंत बाद मर जाएगा या डिलीवरी के पहले यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ही बच्चा खत्म हो सकता है। तो ये रोग कहलाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, यानी कि होमोलिसिस हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है बच्चे में, और ये होता है यदि फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH निगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन में पहला बच्चा नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मां के ब्लड में एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा एक्युमुलेट नहीं हो पाएंगी, बन पाएंगी, क्योंकि एंटीजन के अगेंस्ट मां में एंटीजन चूंकि नहीं RH एंटीजन, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी, लेकिन इतनी नहीं बन पाती हैं कि पहले बच्चे को कोई हार्म हो। लेकिन जब दोबारा बच्चा कंसीव करेगी वो पेरेंट्स, तो क्या होगा, फिर बच्चा RH पॉजिटिव होगा, फिर मां में एंटीबॉडीज पहले बन चुकी होती है थोड़ी बहुत, फिर और एक्युमुलेट हो जाएंगी, फिर जाके वो ब्लड में जब बच्चे की जाएंगी तो बच्चे का ब्लड क्लॉट कर जाएगा, या तो प्रेगनेंसी में ही दौरान ही मर जाएगा या आफ्टर डिलीवरी बच्चे की डेथ हो जाएगी। दिस डिजीज इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। थैंक यू। अब आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी दिक्कतें आपको होंगी
टू बी फ्रैंक, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जहां पर आपको दिक्कत महसूस हो हम आपको उसका जवाब देंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।